वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ आयशा खालिद। अमेरिका की रूस पर पाबंदियां और रूस का जवाब, इस बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर में। आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। पाकिस्तान में सियासी हलचल, अमेरिका से रद्द-ए-अमल। This is an internal decision that has been made. दहशतगर्दी के बदलते हुए खतरात से निपटने के लिए नई इजाजत। After 16 years in Afghanistan, Congress deserves another vote. और वाशिंगटन की एक फलाफल शॉप जो कर रही है पनागुज़ीनों की मदद एक मुख्तलिफ अंदाज से। Falafel stands are prevalent around refugee camps around the world. It's actually the main food. रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका से कहा है कि वो 1 सितंबर तक रूस में अपने सफारतखाने के अमले से 755 अरकान की कमी करे। अमेरिका ने रूस के इस इकदाम को अफसोसनाक करार दिया है। रूस की जानिब से अमेरिकी सफारती अमले में कमी का ऐलान अमेरिकी कांग्रेस की रूस पर पाबंदियों के लिए मंजूरी के बाद सामने आया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमान अजहर US सेनेट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमान, रूस पर लगाई जाने वाली इन पाबंदियों के बारे में बताइए कि ये फैसला क्यों और कैसे हुआ? जी साकिब, रूस के ख़िलाफ़ जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसकी एक वजह तो 2016 के अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत है, जबकि इसी बिल के ज़रिए ईरान और शुमाली कोरिया को भी निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह उनके वेपन्स प्रोग्राम या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। US कांग्रेस में इस बिल से मुतल्लिक वोटिंग जुमेरात को हुई पिछले हफ्ते, जिसमें इसकी मुखालफत में 2 वोट आए और हमायत में 98 वोट आए, और उसके बाद ये बिल अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सदर ट्रंप इस पर दस्तखत करेंगे। यहाँ ये बात मैं बताता चलूँ कि जहाँ इस बिल के ज़रिए रूस पर वसी पैमाने पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, वहीं पर इसी बिल के ज़रिए सदर ट्रंप के इख्तियारात में भी कमी की गई है, जिसके ज़रिए वो रूस के ख़िलाफ़ किसी भी पाबंदी को नरमी कर सकते हैं। मज़ीद इसी बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। The yeas are 98, the nays are 2. The bill is passed. पाबंदियों से मुतालिक बिल को गैर मामूली हद तक अमरीकी कांग्रेस की भरपूर हमायत मिली। We will not tolerate attacks on our democracy. That's what this bill is all about. नई पाबंदियां रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की ताकत के महवर को निशाना बनाती हैं। Mandatory sanctions are included in this legislation in regards to the energy sector, the financial sector, intelligence and defense sector. A completely weird and unacceptable piece of legislation. We will retaliate. Don't do this. दूसरी जानिब मॉस्को ने अमरीकी सफारती हुकाम की तादाद में कमी का हुक्म जारी किया है। नायब वजीर खारजा ने कहा है रूस के सदर ट्रंप के करीबी साथियों से राब्ते थे, जैसे कि दीगर कई ममालिक के, लेकिन कुछ नामुनासिब नहीं हुआ। If Ambassador Kislyak was not अगर रूस के अमेरिका में सफीर दूसरी जानिब के लोगों से राब्ता कायम न करते तो ये कहा जा सकता था कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, या वो जासूसी कर रहे थे और ना ही किसी को भर्ती कर रहे थे। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो अब मैं बोल्शोवा थिएटर का मरकजी किरदार होता। लेकिन उनका ये कहना कैपिटल हिल को मुतासिर नहीं कर सका। मिस्टर पुतिन और उनके इत्तेहादियों ने अभी तक हमारी सरजमीन की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने और बतौर गैर मुल्क की ताकत के हमारे इलेक्शन पर असरअंदाज होने के नताइज नहीं भुगते। आज ये मामला ऐसा नहीं रहेगा। ये पाबंदियां शुमाली कोरिया को भी निशाना बनाएंगी। हमें शुमाली कोरिया को रोकने के लिए मजीद काम करने की जरूरत है। चीन में 5000 ऐसे कारोबार हैं जो अब भी शुमाली कोरिया से तिजारत कर रहे हैं। शुमाली कोरिया की मईशत का 90% दारोमदार चीन पर है। ईरान को भी गैर जौहरी सरगर्मियों की मद में निशाना बनाया गया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की हमायत शामिल है। जी, आप रूस, ईरान और शुमाली कोरिया पर नई पाबंदियों से मुतल्लिक रिपोर्ट देख रहे थे। रवायती तौर पर दोनों पार्टियों, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदूर किसी भी ऐसे बिल की मुखालफत करते आए हैं जिसमें उनकी खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक इख्तियारात मुतासिर होती हों, लेकिन इस दफ़ा माहिरीन का ख्याल है कि पाबंदियों के नए बिल के पीछे अवान नुमाइंदगान और सेनेट की इतनी मेजॉरिटी है कि सदर ट्रंप के पास इस पर दस्तखत करने के अलावा रूम टू मैन्यूवर कम है। जी साकिब। अमान हमें US सेनेट से अपडेट्स दे रहे थे। थैंक यू अमान।
और पिछले हफ्ते पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिए जाने और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफ़े के बाद से अब तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अक्सरियती जमात मुस्लिम लीग नवाज़ एक अबूरी वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान कर चुकी है, जबकि दुनिया भर से इस सियासी तब्दीली पर रद्द अमल सामने आ रहा है। अमेरिका से भी कई हलकों की जानिब से इस पर रद्द अमल देखने में आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारात अपने इदारियों, मज़ामीन और ऑपेड्स में इसका अहाता करते नज़र आ रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकियों से पाकिस्तान में आने वाली इस अहम सियासी तब्दीली पर रद्द अमल जाना। आइए देखते हैं। ये दाखिली सतह पर किया जाने वाला फैसला है। पाकिस्तान कॉकस की को चेयर के तौर पर मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जमहूरियत, जमहूरी और इंसानी हुकूक के उसूलों के साथ अपनी वाबस्तगी को मजबूत करे, वहाँ इंसाफ की हुक्मरानी को यकीनी बनाने वाली हुकूमत बने और यह कि नए वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज होने का अमल मुनज़्ज़म और किसी किस्म के तशद्दुद के बगैर रुनमा हो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट में होने वाली ये तब्दीली चीन के लिए मुश्किल है। मेरा ख्याल है चीन पाकिस्तान में आने वाली इस तब्दीली के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। चीन से होने वाली डील सी पैक का चैंपियन दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप है। ये नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट है, लेकिन क्योंकि अब वो हुकूमत में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि चीन इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देगा, लेकिन चीन अब पाकिस्तान के साथ कोई डील करने से पहले पाकिस्तानी सियासत पर सोच विचार करेगा, क्योंकि अब तक चीन ने अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप पर इन्हिसार किया है। We've had a wonderful relationship with Pakistan in the past. It's troubled now, and it has been for a number of years. We should be looking for ways where we can cooperate. Now, I guess Nawaz Sharif resigned today, so I have no idea where this is going to go. But my view is, as long as Pakistan believes that the outcome in Afghanistan is in doubt, we will see them hedging their bets. We will continue to see the federally administered tribal areas be the safe haven for wintering over the Taliban. आपने मुख्तलिफ अमरीकी हलकों की जानिब से रद्द अमल सुना और देखा। कांग्रेस वुमन शीला जैक्सन ली, जो कि पाकिस्तान के लिए अमरीकी कांग्रेस के कॉकस की को चेयर भी हैं, ने पाकिस्तान के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के ज़ेर गौर नई अमरीकी हिकमत अमली के हवाले से ये भी कहा कि खित्ते में अमरीकी मफादात के लिए पाकिस्तान की अहमियत को किसी भी तरह से कम नहीं गर्दानना चाहिए, और ये कि चाहे वो अमरीकी फ़ौज हो या अमरीकी महकमा ख़ारजा, दोनों की जानिब से एक ही पैगाम और एक ही हिकमत अमली सामने आनी चाहिए। और वाशिंगटन में ज़ेर बहस मसलों में एक ये भी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर में दहशतगर्दी से निपटने के लिए अमरीकी फ़ौज के कई ऑपरेशन सियासी वर्से में मिले हैं। ताहम अब अमरीका की दोनों बड़ी सियासी जमातों के अरकान कांग्रेस पर मुश्तमिल एक ग्रुप इस बात के तयन के लिए बहस कराने पर जोर दे रहा है कि आया इस वक्त इन फ़ौजी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कानूनी जवाज़ की तजदीद की ज़रूरत है या नहीं। इन अवामी नुमाइंदों का कहना है कि इस वक्त फ़ौजी क़ुव्वत के इस्तेमाल के लिए ज़ेर इस्तेमाल ऑथराइजेशन की सन 2001 में मंजूरी के बाद से अब तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की शक्ल में काबिल कदर तब्दीली आ चुकी है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। अमरीका में नई इंतज़ामिया, नई हिकमत अमली और मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का नया इजाज़तनामा। अफगानिस्तान में 16 साल के बाद कांग्रेस को इस बारे में एक और वोट की ज़रूरत है। लेकिन अफगानिस्तान वो वाहिद अमरीकी ऑपरेशन है अमरीकी कांग्रेस जिसकी मंजूरी पर फिर से गौर करना चाहती है। पिछले 16 साल में अफगानिस्तान, इराक और शाम समेत 14 मुल्कों में जारी कम अज कम 37 ऑपरेशंस के लिए 60 अल्फाज पर मुश्तमिल ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स यानी फौज इस्तेमाल करने का इजाजतनामा इस्तेमाल किया गया है। ये इजाजतनामा सितंबर 11 के हमलों के बाद मंजूर किया गया था, जिसमें अब दाइश और शाम की खाना जंगी भी शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस में अब उनमें से सिर्फ 1/4 अरकान बचे हैं जिन्होंने इसे मंजूर किया था, और कांग्रेस वुमेन बारबरा ली वो वाहिद रुकन थी जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी। हाउस स्पीकर पॉल रायन ने बारबरा ली की इस ज़िम्न में तरमीम की कोशिश ये कहकर रद्द कर दी है कि इसके लिए अलग से बहस की जरूरत है, जबकि तज्जियाकार कैथलीन हिक्स का कहना है कि जंग और अमन के मुतल्लिक फैसले सिर्फ सदर नहीं कर सकते। कांग्रेस दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि वो हमारे जमहूरी अमल में खारजा पॉलिसी पर एक मुतहरिक किरदार अदा नहीं कर रही। हम एक ऐसी कांग्रेस चाहते हैं जो अमरीकी अवाम की नुमाइंदा हो। लेकिन अगर अमरीकी ईवान नुमाइंदगान इस पर दोबारा से गौर भी करता है तो फैसला आसान न होगा। चैलेंज इस मुआहदे की जुजियात पर इत्तेफाक राय पैदा करना है। कुछ सदर को ताकत देंगे, कुछ इनके इख्तियारात महदूद करने की बात करेंगे। कुछ गिरोहों और नजरियात को निशाना बनाएंगे, कुछ वक्त जगह फौजी ताकत को महदूद करेंगे, कुछ लामहदूद।
Others are unlimited. یہ ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ کے لیے کچھ پیچیدہ سوالات جن کے جواب مستقبل قریب میں ملنا مشکل نظر آ رہا ہے. جبکہ رکن کانگریس باربرا لی کا مزید کہنا تھا کہ ہم امریکی عوام کے نمائندے ہیں اور اس اجازت نامے پر بحث کے حق سے محرومی جمہوری عمل سے انکار کے مترادف ہے. کابل میں عراق کے سفارت خانے کے باہر خودکش کار حملے کے بعد علاقے میں افغان سیکورٹی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے. پولیس حکام کے مطابق ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی کابل کے مرکزی علاقے میں واقع عراقی سفارت خانے کے دروازے کے پاس دھماکے سے اڑا دی. دھماکے کے بعد مسلح حملہ آوروں نے سفارت خانے کی عمارت میں گھسنے کی کوشش کی، جبکہ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش کے مطابق عراقی سفارتی عملے کو عمارت سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے. تاحال دھماکے اور حملے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیل واضح نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی کسی تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور جناب چینی کا زیادہ استعمال دماغی صحت کے لیے نقصان دہ وجہ جانیے ہماری ویب سائٹ پر urduvi.com پر، جہاں آپ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور بہت سی منفرد ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اب وقت ہے ورلڈ ویو کا، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں. وینزویلا میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر نکولس میدورو کو 8 ملین ووٹروں نے حکومت بنانے کے لامحدود آئینی اختیارات دے دیے ہیں. غیر جانبدار مبصرین کے مطابق ووٹروں کی تعداد سرکاری دعوے سے کہیں کم تھی. حزب اختلاف نے عوام کو احتجاج کی کال دی ہے. صدر ٹرمپ اور جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے نے شمالی کوریا کے خلاف مزید اقدامات پر بات چیت کی ہے. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف اقوام متحدہ کی مزید پابندیوں کی حمایت کرے. ہالی ووڈ سٹار اینجلینا جولی نے اپنی فلم فرسٹ سے کلڈ بائی فادر میں اداکاری کرنے والے کمبوڈین بچوں کو پیسے دے کر چھین لینے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے. پرتگال کے فٹ بال کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو آج اپنے ٹیکس گوشواروں میں 14.7 ملین یورو فراڈ کے الزامات کے دفاع کے لیے اسپین کی ایک عدالت میں پیش ہوئے. انہیں دیکھنے کے لیے عدالت کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم موجود تھا. واشنگٹن میں جارج ٹاؤن کا علاقہ شہر کے مہنگے ترین مقامات میں سے ایک ہے اور شاید امریکہ میں بھی. یہاں پر اعلیٰ درجے کے ریسٹورنٹس، دکانیں اور گھر ہیں جن کی قیمتیں لاکھوں ڈالرز میں ہیں. لیکن ابھی حال ہی میں یہاں پر ایک چھوٹی سی کھانے کی دکان کھلی ہے جس کا نام ہے فلافل INC. یہاں پر نہایت ہی کم قیمت میں کھانے کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں. کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دکان مختلف ملکوں سے آنے والے پناہ گزینوں کی مدد بھی کر رہی ہے. کیسے، آئیے دیکھتے ہیں. ملازمین فٹافٹ گاہکوں کی ایک لمبی قطار کے لیے فلافل سینڈوچ اور سلاد کے پیالے تیار کر رہے ہیں. مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ یہاں کا کچھ منافع پناہ گزینوں کو جاتا ہے. میرے خیال میں یہ پناہ گزینوں کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں. کھانا لذیذ ہے. ہم نے اندر آنے سے پہلے یہاں کے مالک کی کہانی سنی جو بہت متاثر کن ہے. اس سے کھانے کا مزہ دگنا ہو گیا. اس کے مالک احمد اشکر سماجی طور پر ایک حساس شخصیت ہیں. ہم پناہ گزینوں کی مدد بہت سے طریقوں سے کر سکتے تھے. ہم نے فلافل کا انتخاب 2 وجوہات کی وجہ سے کیا ہے. ایک تو یہ کہ فلافل دنیا بھر میں پناہ گزین کیمپوں میں عام دستیاب ہوتا ہے کیونکہ یہ سستا ہوتا ہے اور اس میں غذائیت بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کے پکانے کی ترکیب اشکر کی ماں کی ہے جس میں سارے اجزاء پھلیوں سے بنتے ہیں. میری ماں فلسطین کے مغربی کنارے سے ہیں. انہوں نے وہیں سے ہمس اور فلافل بنانا سیکھا. یہاں کا مقبول سگنیچر سینڈوچ $3 کا ہے اور مینیو پر سب سے مہنگی چیز $4 کی ہے. یہ تازہ ہے، اس میں بہت زیادہ ذائقہ ہے. یہ دیگر جگہوں پر لنچ سے آدھی قیمت میں ملتا ہے. کچھ ماہ پہلے یہ دکان کھولی گئی اور تقریباً 10,000 پناہ گزینوں کو خوراک پہنچانے کے لیے اب تک ورلڈ فوڈ پروگرام کو کافی رقم دی جا چکی ہے. روزانہ تقریباً 600 سے 800 گاہک یہاں آتے ہیں اور فلافل کے علاوہ یہاں پر دیگر چیزیں بھی خریدیں تو ہمارا کاروبار چلتا رہے گا. اشکر اس طرح کی 100 مزید دکانیں کھولنا چاہتے ہیں جس سے وہ ہر سال 10 لاکھ پناہ گزینوں کو کھانا مہیا کر سکیں گے. ہمارا مقصد دنیا بھر میں پناہ گزینوں کو روزگار دینا ہے. ہمارا خواب ایک ایسا کاروبار قائم کرنا ہے جہاں پر کوئی بھی پناہ گزین صرف 2 سال کی نوکری کے بعد خود مالک بن سکے.
इनके मुताबिक एक छोटी जगह और किचन पर मुश्तमिल उनके स्टोर के सादा डिज़ाइन से ये मुमकिन हो सकता है। अशकर का कहना है कि पनाह गुज़ीनों की तादाद में आए दिन इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ वो इस बहरान का हल इसके आगाज़ पर ही तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि कोई भी इशू बेहतर होने से पहले बद से बदतर होता है। जून सो की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। आपने देखा कि किस तरह अहमद अशकर हर साल लाखों की तादाद में पनाह गुज़ीनी की ज़िंदगी पर मजबूर होने वालों की एक अहम बुनियादी ज़रूरत यानी उनकी खुराक की ज़रूरत को पूरा करने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। UN रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक इस वक्त दुनिया में पनाह गुज़ीनों की 2 करोड़ से ज़ायद तादाद का निस्फ से ज़ायद 18 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। और इस नंबर से हाईलाइट होती है मुहाजिरीन की एक और बहुत बड़ी ज़रूरत, और वो है तालीम की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा की ब्रॉक यूनिवर्सिटी की नीलोफर अहमद, जिन्होंने शिमाली अमेरिका में तालिब इल्मों की मुहाजिर और पनाह गुज़ीन तालिब इल्मों की तालीमी ज़रूरियात को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से एक बहुत अहम रिसर्च की है। इस रिसर्च का टाइटल है सपोर्टिंग रेफ्यूजी स्टूडेंट्स इन कनाडा, बिल्डिंग ऑन व्हाट वी हैव लर्नड इन द पास्ट 20 ईयर्स। इस रिसर्च में तारकीन वतन, कैनेडियन सिटीजन्स और पनाह गुज़ीन मेंबर्स भी शामिल थे। वेलकम टू 360 नीलोफर, व्यू 360। सबसे पहले ब्रॉक यूनिवर्सिटी, शर्क, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर शनाजना रॉथकोविच, क्लेयर, कोर्टनी, जनेल, ड्रैगना और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि हम अपनी स्टडी को एकेडमिक्स, असातिज़ा और आम लोगों तक पहुंचा सकें। वेरी गुड नीलोफर, वो पनाह गुज़ीन जो तरक्की याफ्ता ममालिक अमरीका, कनाडा जैसे ममालिक में पनाह लेने में कामयाब हो जाते हैं, उनके बारे में ये बावर कर लिया जाता है कि उनकी तो ज़िंदगी संवर गई, अब उनकी ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस नहीं। आपकी रिसर्च में जो पनाह गुज़ीन बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, उनकी तालीम को दरपेश चैलेंजेस जो आपकी नज़र से गुज़रे, वो किस किस्म के चैलेंजेस थे? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात यह है कि ऐसे बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल स्कूल कम्युनिटीज़ के अंदर ट्रांजिट करने में होता है। इन बच्चों के हमें सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये बच्चे और इनकी जहनी और इनकी जज्बाती रवैये मुख्तलिफ हैं उन लोगों से जो कि नॉर्मल बच्चे हैं, क्योंकि ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन से गुज़र चुके हैं कि जो दूसरे बच्चों के लिए नॉर्मल नहीं है, इन बच्चों के लिए भी नॉर्मल नहीं है। इन बच्चों को स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इनके साथ पीयर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इनको मार्जिनलाइज किया जाता है। दे ऑल्सो इनकाउंटर नेम कॉलिंग, और इसके साथ साथ इन बच्चों को दोस्त बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, और हमेशा इनके साथ एक टैग रेफ्यूजी का इनके नाम के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इन बच्चों की ज़िंदगियां आसान नहीं होती, बहुत मुख्तलिफ होती हैं, और सिर्फ किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में पहुंच जाना किसी के लिए कामयाबी नहीं होती। तो जिन रवैयों की आपने बात की, डिस्क्रिमिनेशन की आपने बात की, बुलिंग की आपने बात की, मार्जिनलाइजेशन के हवाले से आपने बात की, ये तो बहुत हद तक वो रवैये हैं जो मुआशी रवैयों के नतीजे में भी सामने आते हैं। आप तालीमी जो कमी है और असातिज़ा की जानिब से जो तालीम दी जाती है ऐसे बच्चों को, उस हवाले से जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में बताइए कि उसमें आपको क्या चैलेंजेस देखने को मिले? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि चूँकि ये बच्चे जज्बाती रवैये इनके मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए ज़िंदगी की हर दौड़ के अंदर ये बच्चे दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, इनकी पार्टिसिपेशन मुख्तलिफ होती है। इसी वजह से अमूमन चूँकि ये बच्चे ट्रॉमा से गुजरते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो इस वजह से इन बच्चों के लिए बड़ा मुख्तलिफ होता है कि अगर एक उस्ताद एक क्लास के अंदर एक बच्चे को और एक ऐसे महाजर बच्चे को या पनाहगुज़ीर बच्चे को सेम तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो इस बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो उस लेवल तक पहुंच सके। तो असातिज़ा को के लिए ये ज़रूरी है कि वो उस वीक स्टूडेंट के ऊपर या उस खामोश बच्चे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें जो कि क्लास में पार्टिसिपेटिव नहीं है। क्योंकि तो आपने अपनी रिसर्च में असातिज़ा के लिए और जो तालीम का शोबा है उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, क्या तजावीज़ दी हैं? हम लोगों की जो रिकमेंडेशन है, जो हमारी स्टडी है, वो ये कहती है कि असातिज़ा को अपनी क्लास के अंदर बार बार सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि उनकी क्लास में कौन सा ऐसा बच्चा है कि जिसको उसकी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है।
اور کون سا ایسا بچہ ہے کہ جو بغیر توجہ کے ہی کلاس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو فوقیت دینی چاہیے, ان بچوں سے 1-to-1 ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیے تاکہ ان بچوں کے جذباتی اور ان بچوں کی سائیکولوجیکل ضروریات کو سمجھا جا سکے. اچھا, پاکستان کے تناظر میں اگر ہم آپ کی ریسرچ کی افادیت کی بات کریں تو پاکستان کے تناظر میں ہم کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کیا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو اس سے؟ جی, پاکستان کے حوالے سے یہ ایک بہت مفید اسٹڈی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک علاقہ خیبر پختونخوا بہت زیادہ ٹیررزم افیکٹڈ ہے. اس کے علاوہ IDPs پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں. ایک زمانے میں ہمارے پاس افغان مہاجرین بہت آئے ہیں, اور ریسنٹلی جو APS کے اوپر جو حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں بے تحاشا اسٹوڈنٹس شہید ہوئے اور بہت سے اسٹوڈنٹس اس ٹراما سے گزرے ہیں, تو ان بچوں کے اسکول کے اندر ویل بینگ کے لیے اساتذہ کو یہ اسٹڈی سمجھنی ضروری ہے. اور یہ اسٹڈی نہ صرف ان اساتذہ کو اسکل کرے گی کہ وہ ان اسکولوں کو ایک صحت مند اور محفوظ پناہ گاہ بنا سکیں جہاں پہ بچے آئیں اور لرن کر کے جائیں. نیلوفر, جو آپ نے تجاویز دی ہیں کیا ان میں اساتذہ کے لیے کوئی اسپیشل کوچنگ کا پروگرام بھی شامل ہے جو صرف ان پناہ گزین بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکے؟ جی بالکل. اور اس سلسلے میں ہم لوگ کینیڈا کے اندر تو ہم لوگ ورک شاپس بھی کنڈکٹ کرتے ہیں, اور ہماری چونکہ یہ ریسرچ نارتھ امریکن بیسڈ ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ نارتھ امریکہ میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی ویبنار کے تھرو یا کسی بھی اسکائپ یا آن لائن سیشن کے تھرو اگر ہم لوگ اپنا ورک شاپ کنڈکٹ کر سکیں, وی آر مور دین ہیپی ٹو ڈو دیٹ. نیلوفر, آپ کینیڈا سے ہمارے شو ویو 360 میں حصہ لینے کے لیے خاص طور پر آئی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں, چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں, سڑکیں ہوں, بارڈرز, کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے, جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو, تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. برطانوی نژاد امریکی کوہ پیما وینیسا اوبرائن نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کر لی. وینیسا اوبرائن نے K2 سر کرنے کے بعد اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ 28,251 فٹ بلند دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پر بطور پہلی خاتون کوہ پیما امریکہ کا پرچم لہرانے پر انہیں فخر ہے. اور عائشہ, ونیسا اپنے ہمراہ برطانیہ اور پاکستان کا پرچم بھی لے کر گئی تھی. انہوں نے اپنی ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ وہ دوسرا اہم پرچم جو K2 کی چوٹی پر ساتھ لے کر گئیں وہ پاکستان کا تھا, کیونکہ ان کے بقول اس ملک کے لوگوں نے بہت محبت اور حوصلہ اور ہمت دی ہے انہیں. K2 سر کرنے کے لیے روانگی سے قبل جون کے وسط میں ونیسا نے اسلام آباد میں میڈیا کو بتایا تھا کہ وہ اس سے قبل 2015 اور 2016 میں بھی K2 سر کرنے کی کوششیں کر چکی ہیں, لیکن خراب موسم کے سبب وہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکی تھیں. لیکن سال 2017 ان کے لیے ایک اچھی خبر لایا, موسم نے بھی ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے K2 سر کر لی. تو یہ ایک نہ صرف امریکہ بلکہ برطانیہ اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑے فخر کی بات ہے. بالکل ثاقب, اور یہ تھا جناب آج کا ویو 360. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu اور ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے شو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں. کل آپ اسی وقت اسی جگہ پر ہم سے پھر ملاقات کریں گے. Have a nice evening.
Here in the functional MRI room at the University of California, Berkeley, it's story time. All in all, getting a brain scan for this project isn't a bad gig. Just kick back, watch some videos, listen to some stories. From PRX, this is the Moth Radio Hour. So all the person has to do is lay there and listen to the stories and think about, the stories as anyone would. Okay, Mark, we're going to start now. Are you ready? Yep. But obviously this is much more than a midday break. Okay, great, thank you. With support from the National Science Foundation, neuroscientist Jack Gallant and his team are using big data techniques to analyze these brain scans and map where in our heads we process language-related information. So we can measure changes in blood flow throughout your entire brain simultaneously, about once a second. We have very large data sets, and we need to essentially drill down and mine into those data sets to recover the important functional information. How's it going to grow a flower? This visualization shows brain activity patterns that play out as a person listens to a story. So on the right here is sort of a karaoke view of a story that people are listening to. He made holes with the dibber and set the bulbs inside, and he was careful when he patted down the dirt so they wouldn't turn. Colors show parts of the brain that are active at each point in the story. Red tends to be parts of the stories that's representing meaning in the stories that is social. Green tends to be the material properties of objects and the structure of the world. So you can see now we're switching, and you see that the patterns of activity become much more green. They estimate there are 200 to 400 modules spread all around the brain where functional thought occurs. 100 to 150 of those are linked to language processing. Red here shows the areas of more brain activity, blue areas of less. So on the right here, we have some movies that subjects were shown in the magnet. They're also using the fMRI data to build a mathematical model, or decoder, that accurately predicts how the brain extracts meaning from silent movies. Here's an ocean scene. You can see it gets fish. Okay, it thinks there's a flower. That's not perfect, but you can see it gets water, swimming, ocean floor. Gallant says practical applications could one day include new therapies to help stroke patients recover language skills, faster, more nimble computers, even brain-machine interfaces that would allow communication without speech. In order to, heal people that have diseases or broken brains, or to apply the knowledge we get from neuroscience to, say, build better computers, we need to really understand the brain at a fundamental level. That's not a job they take lying down. For Science Nation, I'm Miles O'Brien.